अच्छी क्वालिटी के लॉक्स लगाएं और अपना सावधानी का ध्यान रखें वो लोग। सर महिला थाना बहुत दूर है सिटी से। सर ये सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए। क्या वो अपनी समस्याओं को लेकर इतनी दूर तक जाएंगे? सर अगर कहीं पे वारदात हुई है तो वहां तक पहुंच नहीं पाते उस टाइम तक, और वारदात हो चुकी होती है तब तक। तो सर ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, महिला थाना देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि आप महिला थाने में जाएँ कंप्लेंट करने, आप इन थानों में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वो तो कोई इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि कोई भी महिला की समस्या एक महिला अच्छे से समझ सकती है, जी। इसलिए महिला थानों का निर्माण किया गया है। और हम अभी उसको भी रिलोकेट करने का सोच रहे हैं, जैसे ज़मीन और कई उसमें प्रोविज़न होते हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो बीच शहर में रहे हमारा। ये बात सामने आई थी, तो हम लोग ज़मीन भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ उसको वो कर सकते हैं। देखिए, मेरा वही है कि एक तो प्रोफेशनली वो लोग काम करें जो भी एनजीओज़ हैं। सिर्फ ये ना हो कि आज का सेमिनार हो गया उसके बाद सब घर चले गए फिर बैठ गए। यानी कि मेरे पास वो होना चाहिए कि अगले 1 महीने हमारा क्या टारगेट है, ठीक है? तो मेरी जो यहाँ पे सीएमओ साहब हैं और जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनसे मेरी बात हुई थी कि हम क्या-क्या चीज़ें देखें जिससे हमको पता चले कि नशे का कितना असर है किसी गाँव में। तो जैसे एक हो गया स्कूल ड्रॉप आउट है, जो बच्चा नशा करता है वो स्कूल कॉलेज छोड़ देता है। तो हमारे पास एक इंडिकेटर हो, मैं एनजीओज़ को भी यही बोलूँगा, और वो जो गाँव में काम कर रहा है वो लोकल अपने बना सकते हैं उसको। तो हमारे पास एक डाटा अपना बेस बनाए वो कि इतने लोग नशा कर रहे हैं, फिर 1 महीने हमने अगर वहाँ काम किया तो कितने लोग और कम नशा करने वाले हुए, या कितने अगर वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कितने लोग जेल के अंदर में गए। तो उनके पास क्लियर अपना रिव्यू होते रहना चाहिए। और हर एनजीओ जो है वो जिम्मेदारी ले कुछ गाँव की, जैसे 6 या 7 गाँव की उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। और अब 2022 आ रहा है, तो वो अपना 1 साल का एक टारगेट बनाए कि 2022 के दिसंबर तक हमारा ये टारगेट है कि कोई भी एटलीस्ट नया बच्चा नशे के गर्त में नहीं जाएगा। ये बहुत आसान है, जैसे आपका गाँव है, आपने ये वो ले लिया आज दृढ़ संकल्प कि अगले 3 महीने के बाद अगर कोई अप्रैल में मुझसे पूछेगा, तो मैं 3 महीने में मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे गाँव का कोई नया लड़का कम से कम नशा नहीं करेगा। पुरानों का तो देखो डी एडिक्शन टफ प्रोसेस होता है काफ़ी, ना, तो इतना भी अगर सब कर लेना कि हम नए अगर 1 जनवरी से कोई भी नया बच्चा नशा नहीं करेगा तो आप समझेंगे कि 2-3 साल में पूरा नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो आपको खुद सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए अपने गाँव की। अब मेरा गाँव है छोटा-सा जहाँ से मैं आता हूँ मध्य प्रदेश में, वहाँ अभी कोरोना के टाइम पे बड़ा वहाँ पे दिक्कत हो गई थी, क्योंकि आप वो जो अस्पताल था वो 2 घंटे की दूरी पे था वहाँ पे। तो कई डेथ जो थी वो रास्ते में हो जाती थी। तो मैं और मेरे कुछ मित्र हैं जो बाहर हैं, हम सब ने मिलके एक योजना बनाई कि यार क्या किया जाए। तो हमने पैसे मिला के, रिसोर्स मिला के वहीं एक कोविड केयर सेंटर बना दिया। और 1-2 अच्छे दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, वो खुद गाँव में जाके बैठ गए। उससे कितना जीवन बचा। अब अगर मैं दूसरों पे टालता रहता या सोचता रहता कि कैसे होगा, इधर मुझे लिखना है उधर लिखना है, तो वो हो नहीं पाता। और मेरे ख्याल से कम 20-25 लोगों की जान बच गई, क्योंकि उनको टाइम पे ऑक्सीजन और सारी केयर मिल गई। तो वो हमको सबको जब तक हम, और पहले ये होता भी था कि अपने गांव का अगर एक बच्चा भी बिगड़ रहा है तो पूरा गांव उसकी जिम्मेदारी लेके करता था। मतलब ये मैंने अपने बचपन में देखा है कि अगर हम भी कहीं घर से दूर गए हैं या कुछ हैं तो किसी हमारे जान पहचान वाले ने बोल दिया तो वो टोक देता था कि भाई आप घर जाओ अभी इस टाइम। बट अभी वो एक जो सोशल बॉन्डिंग है वो कहीं कम हुई है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि हम इन सब चीज़ों को फिर से जो है रिजुविनेट करें। हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे प्रभात फेरी निकलती है, धर्म भजन कीर्तन होते हैं, उनको इन्वॉल्व करें कि बच्चों का जो है पॉजिटिव साइड जो है एनर्जी जाए। स्पोर्ट्स के हम काफ़ी, कल भी मैं जो हमारे स्टेडियम में वहाँ गया था, स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करें। तो वो आपको अपने गांव की स्ट्रेंथ देखना पड़ेगी कि हम क्या वहाँ काम कर सकते हैं। और जब हर व्यक्ति इसमें लगेगा तभी मुझे लगता है कि हम नशे को समाप्त कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि कई बार सूचना देने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सर अगर स्टाफ में कोई हमारी बात नहीं सुनता है, जनता की बात नहीं सुनता है, तब कहाँ इस समस्या का किस तरह से हल होगा? कैसे आप तक अपनी सूचना को पहुंचाएंगे? देखिए, नंबर वन तो हमारी डायल 112 है, जी। उसमें एक एक कंप्लेंट का फीडबैक होता है। मेरे पास एक एक मैसेज आता है कि अभी क्या कंप्लेंट आई है। एक एक सिंगल जो कॉल होता है पूरे सिरसा में, ठीक है। और कई कॉल में मैं खुद भी कंप्लेंट को कॉल करता हूँ, खुद भी थाने कॉल करता हूँ कि इसमें क्या हुआ। और उसका चंडीगढ़ लेवल पे रिव्यू हो रहा है और उसमें पूरा फीडबैक जाता है कि किसमें क्या एक्शन हुआ। इसी के साथ थाने हैं तो सबको हमने वो किया है। और मैं आपको खुद बता दूं कि जो मैक्सिमम हमारे थाने हैं वो सबकी कंप्लेंट सुनते भी हैं, टाइम पे कार्रवाई भी करते हैं, ठीक है। बट उसके बाद भी अगर कोई ना हो तो आप कंसर्ट जो हमारे जीओज हैं उनसे मिल सकते हैं, एसएचओ से मिल सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंसर्न है उनको बता सकते हैं आप। तो हमारा तो देखिए, हम बैठे ही इसलिए हैं यहाँ पे कि हमारा प्रयास है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग टाइमली सुलझाएं। तो ये सब है। और हमारे खुद के फीडबैक मैकेनिज्म है अपने कि किसी ने अगर कंप्लेंट दी तो उसमें कितनी देर में एक्शन हुआ। तो अभी तो डायल 112 जैसा इतना अच्छा सिस्टम बन गया है, उसमें हम सारे क्राइम धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। अब ट्रैफिक का भी उसमें जोड़ रहे हैं कि कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था है तो भी 112 पे हो जाएगी, धीरे से सिरसा में शुरू हो जाएगा। साइबर क्राइम का भी हमने प्रपोजल भेज रखा है कि वो भी 112 में जुड़ जाए। क्योंकि जैसे साइबर फ्रॉड होता है तो पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। सपोज 1 लाख किसी के चले गए,
अगर वो 1 घंटे के अंदर ब्लॉक करवा दे या बैंक को इन्फॉर्म कर दे तो वो पैसे एटलीस्ट बच जाएंगे। तो वो भी कोशिश है कि 112 को हम एक यूनिफाइड नंबर बनाएं, एम्बुलेंस भी उससे कनेक्टेड हो, सारी सर्विसेज जो हैं इमरजेंसी वो उससे कनेक्टेड हो। तो ये सब है। और तब भी कोई ग्रीवेंस है तो आप, मैंने बताया, आप सीनियर ऑफिसर से आके मिल सकते हैं। अगर उसमें लगेगा कि किसी की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारत माता की ना, जोर से लगाइए आप लोग नारा। सारा जी ने बड़ा डिफरेंस कर दिया मेरे को लग रहा है। भारत माता की जय। तो यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय आदरणीय जन, हमारे एसएसओ सदर डब्बाली देवीलाल जी, एसएसओ सिटी और हमारे सम्माननीय डीएसपी डब्बाली, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि ये कोई नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो कोई पुलिस की नहीं है कि जैसे उन्होंने बोला कि आप वो जलाएं जो अलग जलाएं। ये तो भगवान बुद्ध ने बोला कि आत्मदीपो भव, यानी कि आपको खुद ये करना पड़ेगा। खुद अपनी जो होती है ना, आप अंधकार को कितना उसको वो बोलते रहिए कि इतना अंधेरा है, इतना वो है, उससे अच्छा एक दीपक होता है जो खुद जल जाता है और उजाला करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको खुद जो है मोटिवेट होके, अपना गांव है अपना, अगर अपना घर गंदा होता है तो आप लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं उसकी? लेते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए एक बार। आप सब मुझसे कई लोग हैं जिनका जीवन का मुझसे ज्यादा अनुभव होगा, जिन्होंने जीवन ज्यादा मुझसे देख रखा होगा, पर ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पुलिस आप पे टालेगी या आप पुलिस पे टालेंगे तो कभी हम नशा खत्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और हमने इसीलिए इसका नाम दिया था क्लीन यानी साफ। जैसे घर को किसी ने अभी बोला कि घर को रोज साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, और ये कई सालों का प्रोसेस है। हम में से कई लोग यहाँ से ट्रांसफर भी हो जाएंगे, तब भी चलता रहना चाहिए ये। जैसा कि अपने गुरु प्रेम सिंह जी देशु जोधा ने बताया था कि 2012 से 14 तक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन बाद में जो भी हुआ वो क्यों नहीं हो पाया मुझे नहीं मालूम। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि कोई दूसरा आके हमारे घर को साफ करेगा, तो जैसे ही वो यहाँ से गया हमारा घर फिर गंदा होने लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो मेरा वो नहीं है, हमने एक बार शुरू किया तो आप सबको इसमें लगना होगा, सबको अपने गांव की जिम्मेदारी लेना होगी। और हम जब छोटे हुआ करते थे तो अगर कोई बच्चा बिगड़ता था तो पूरे गांव के बड़े लोग आके उसके घर वाले को बता देते थे। आज वो भी समाप्त होता जा रहा है। सबको लगता है कि ये मेरे पड़ोस का बच्चा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मैं अभी आपको 2 घटनाएं बताता हूँ। एक तो अभी रिसेंटली भावदीन गांव के पास एक एक्सीडेंट हुआ, उसने कम से कम 5-6 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और बाद में वो गाड़ी चली गई, खेत में गिर गई। ठीक है, वो लड़का जब हमने उससे पूछा तो नशा करके गाड़ी चला रहा था वो, और वो जिस पे गाड़ी चलाई वो हम आप में से भी कोई हो सकते थे। वो बेचारे रोड के किनारे बैठ के अपना दूध सेक रहे थे। तो इसकी जब आग लगेगी तो हम सब इसमें सफर करेंगे, हम सबको इसका कष्ट जो है सहना पड़ेगा। ऐसे यहाँ एक लड़का था, ये मुझे जो हमारे सीएमओ साहब हैं वहाँ एक डॉक्टर है, वो मुझे बता रहे थे कि 6-7 साल पहले वो नशा करता था, उसको बार बार डी एडिक्शन के लिए ले जाते थे। फिर वो घर आता था तो फिर माँ से रोने लगता था, माँ थोड़ा मोड़ा अफीम जो है दे देती थी उसको। उसका नशा अंततः छूट नहीं पाया। बाद में उसके पिताजी ने उसके दोनों पैर काट दिए और जहाँ पे जानवर बांधते वहां बांध दिया। ये 6-7 साल पुरानी बात है कि अगर इसको जिंदा रखना है तो इसको यहीं बांध के रखना पड़ेगा, वरना सबको इस ऑपरेशन क्लीन जो एसपी साहब की कुशल नेतृत्व में चल रहा है, इसमें सबको ही अपनी आहुति डालनी पड़ेगी और सभी को इसको युद्ध के तौर पे लेना पड़ेगा। क्योंकि ये बात सही है कि आप लोग मीडिया में पढ़ते रहते हैं और सब बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं कि भारत का ज़्यादा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। तो वो तो मिलिट्री अपने को सुरक्षित रख रही है, देश की सेना अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे सरसा का अब इस टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है नशा। तो इसको जैसे युद्ध के तौर पे लेके ही आप सभी मिलकर इसको खत्म कर सकते हैं। आपको पता जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये उपराला किया, यह कदम चुक्या कि नशे के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाए। पुलिस प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल होंदा है इस जे कोई भी क्राइम होंदा है, कोई नशा विकदा है, उसनू खत्म करने दे विच सब तो बड़ा योगदान है जिहड़ा वो पुलिस प्रशासन का है। उस तो बाद जिहड़े पिंडां दे विच नशे विकदे है, वो पिंडां दीयां पंचायतां ते पिंडां दे जिहड़े मोहतबर बंदे आ उन्हां दा भी फर्ज बनदा है कि उहदे ते कदम चुकण ते उहनूं रोकण। साडे पिंड काम देसू योधा विखे 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। एक क्लब बना के 2 साल
ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੱਬ ਖਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਵਾਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭੇਜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਭਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पड़ आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, फूस का छप्पड़ आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य माननीय एसपी साहब, डीएसपी साहब और हरियाणा पुलिस के नौजवान साथी, आप सब एक प्रहरी के रूप में हम सबके बीच में रहते हैं। समाज और पुलिस का एक संबंध जो मित्रता का संबंध है वो पिछले कई वर्षों से हम दूर दूर होते जा रहे हैं। कभी वक्त चला करता था पब्लिक पुलिस मित्रता का, हर हफ्ते में 2 हफ्ते में लोग मिलकर बैठते थे और एक दूसरे से बात करते थे। नशे के खिलाफ चाहे पहल हो, चाहे प्रहार हो, चाहे ऑपरेशन क्लीन हो, हम सब ने बढ़कर भाग लिया है। जितने भी यहाँ समाज सेवी बैठे हैं, ग्रामीण आंचल से मेरे भाई हैं, हम सब ने इस आंधी के अंदर अपने पैर जमाए हैं। जरूरत है आपके हिम्मत की, हौसले की, और आज आप आए हैं तो निश्चित तौर पर इस अंधेरी रात के बीच में एक दीपक भी जलेगा। नशा जो ड्रग्स है उसका तो खतरा है ही है। एक खतरे की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं, वो आपके घर में है, आपकी जेब में है, मेरी जेब में है, मेरे बच्चों के हाथों में है, वो है मोबाइल का खतरा। आज की पीढ़ी, आज के बच्चे इस मोबाइल के भी हाल में डूब रहे हैं। डाटा इतना है कि 200 माँ बाप पर हमने सर्वे किया है, 200 के 200 में से 185 बच्चे, 185 माँ बाप ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों से जो मोबाइल चलाते हैं उनसे संतुष्ट नहीं हैं, और उसमें से 16% लोग ऐसे हैं जो टॉयलेट्स में बैठकर मोबाइल चलाते हैं, और उससे ज्यादा 19% माँ बाप ऐसे हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल इसीलिए दे देते हैं कि ताकि वो